वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले मैं अनअकैडमी समिट 2020 के सभी पार्टिसिपेंट को वेलकम करता हूं। अनअकैडमी के द्वारा ये जो शुरू की गई है एक नई इनिशिएटिव, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ायदा भी होगा और स्टूडेंट इस समिट के माध्यम से बहुत अच्छा गाइडेंस उनको मिल रहा होगा। मेरा ये सेशन लाइव सेशन प्लान था, बट समहाउ ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस मैं इसको लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए भेजा है। मैं बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बट स्टिल चूँकि कमिटमेंट है तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मुझे जो टॉपिक दिया गया है उसका नाम है राइटिंग योर ओन डेस्टिनी। तो इस पर मुझे एक शेर याद आता है कि कदम जो जान बे मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते। बचाए रखते हैं दामन जो अपना कांटों से, वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकते। टॉपिक ऐसा है कि इसके बारे में मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, और उससे आप मेरी उस लाइफ से आप बहुत सारे लेसन आपको मिल सकते हैं। मैं नूरुल हसन 2015 बैच IPS हूँ। करंटली मैं महाराष्ट्र कैडर में सर्व कर रहा हूँ, एडिशनल SP यवतमाल हूँ। सर्विस में मैं कैसे पहुँचा, मेरी जो जर्नी कैसी रही, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कि मैं एक बहुत ही छोटी सी फैमिली, एक छोटे से गांव हर्रायपुर, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, UP से बिलोंग करता हूँ। मेरी 5वीं तक की एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट में गांव में प्राथमिक विद्यालय में हुई, हिंदी माध्यम से। उसके बाद 8वीं तक की एजुकेशन मैंने एक गुरुद्वारे के एक स्कूल, गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल गांव से ही की, और 6th क्लास से मैंने ABCD पढ़ना सीखा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल मैंने 6th क्लास से सीखा। इसके बाद 9th-10th मैंने किया और मैं थ्रू आउट टॉपर रहा। बचपन में मेरी एक हैबिट थी न्यूज़पेपर पढ़ने की। मैं छोटा सा था तो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती थी, तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। मेरे गांव में न्यूज़पेपर नहीं आता था, तो हमारे यहाँ एक ब्लॉक था, अमरिया करके एक ब्लॉक था, वहाँ से न्यूज़पेपर शाम में हमारे यहाँ आता था और उसको मैं पढ़ता था। न्यूज़पेपर की वो जो एक हैबिट थी, बचपन से लगाई हुई जो हैबिट थी, वो मुझे मेरे सिविल सर्विस क्वालिफाई करने में बहुत काम आई। इसके बाद 10th करने के बाद मैं बरेली आ गया। बरेली में मैंने 11th-12th किया, हिंदी माध्यम से ही मैंने 11th-12th किया। यहाँ मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ाई की और मैं 12th पास कर लिया। 12th पास करने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि BTech क्या होता है या सिविल सर्विस क्या होता है। मैंने BTech का एग्ज़ाम लिखने के लिए, IIT का एग्ज़ाम लिखने के लिए कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त कोचिंग की फ़ीस होती थी 22,000 रुपये। तो वो 22,000 रुपये देने के लिए मेरे फ़ादर के पास नहीं थे। मेरे फ़ादर की नौकरी बरेली में 4th क्लास में लग चुकी थी। 4th क्लास में नौकरी लगने के बाद हम लोग बरेली शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन चूँकि नौकरी 4th क्लास थी, पापा की सैलरी 3,800 रुपये थी, इसलिए हम उसमें अपना गुज़र बसर नहीं कर सकते थे। तो इसके बाद पापा ने क्या किया, ज़मीन जो थी हमारी गांव में, ज़मीन थी हमारे पास, तो गांव में वो ज़मीन पापा ने 1 एकड़ ज़मीन बेच दी, और ज़मीन बेचने से जो 1 लाख रुपए आए उसमें से करीब 35,000 रुपीज़ में हमने कोचिंग की, और मेरा सिलेक्शन कोचिंग करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BTech में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अलीगढ़ चला गया। वहाँ मुझे पता लगा कि सिविल सर्विस क्या होता है, सिविल सर्विस कैसे सिविल सर्विस क्वालिफाई कर सकते हैं। खैर मैंने BTech किया, वहाँ से BTech किया। BTech 3rd ईयर में मेरी एक TCS में जॉब लग गई,
और टीसीएस में जॉब लगने के बाद फाइनल ईयर में मेरी सीमेंस लिमिटेड करके एक कंपनी थी, वहाँ मेरी जॉब लग गई। चूँकि फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, 2 छोटे भाई थे और पापा 4th क्लास में जॉब करते थे, तो मेरे लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी था। मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना उस वक्त ही चाहता था 2010 में, लेकिन मेरे पास उस वक्त भी पैसे नहीं थे। मैंने सीमेंस ज्वाइन किया। सीमेंस ज्वाइन करके मैं गुड़गांव आ गया। गुड़गांव से मैं कोचिंग करने के लिए, सिविल सर्विस की कोचिंग करने के लिए मैं ये आपका राजेंद्र नगर आया। लेकिन राजेंद्र नगर में मुझसे फ़ीस 52,000 रुपीज़ फ़ीस मांगी गई, तो मेरे पास 52,000 रुपीज़ नहीं थे। देन मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में चला जाता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाता हूँ तो शायद मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े से हो जाएंगे। फिर मैंने तैयारी की एटॉमिक एनर्जी में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर करके एक जगह है, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया और उसके एग्ज़ाम देके मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया और मेरा सिलेक्शन साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में काम करते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा और सिविल सर्विस की तैयारी करने का मैंने बीड़ा उठा लिया। 2012 से मैंने तैयारी करना शुरू की। मेरा सुबह मॉर्निंग 8 से लेके इवनिंग 5 बजे तक मैं जॉब करने के लिए जाता था और 5 बजे के बाद जो मुझे वक्त मिलता था उसमें मैं पढ़ाई किया करता था। मॉर्निंग 8 से 5 की जॉब और 5 बजे के बाद मैं पढ़ाई किया करता था। मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैं सिर्फ ऑनलाइन जो यूट्यूब पे मटेरियल था, इंटरनेट पे जो मटेरियल अवेलेबल था, उसके थ्रू मैं प्रिपरेशन करता था। पहला अटैम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ और फ्रस्ट्रेशन में मैंने डिसाइड किया कि शायद मैंने कोचिंग नहीं की है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जब तक कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता तब तक कि दूसरा प्रीलिम्स आ गया और प्रीलिम्स दूसरी बार मैंने फिर दिया और मेरा सिलेक्शन दूसरी बार में प्रीलिम्स में हो गया। प्रीलिम्स करने के बाद मैंने कुछ छुट्टी ली अपनी और मैं हमदर्द स्टडी सर्कल में कुछ दिन के लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए चला गया और वहाँ मैंने मेंस राइट किया। हमदर्द का माहौल एक ऐसा माहौल था कि वहाँ सीनियर्स थे, हमारे अच्छे अच्छे सीनियर्स, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया और उनकी वजह से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो एक पता लगा। वहाँ की लाइब्रेरी का काफ़ी अच्छा यूज़ किया और मैंने मेंस राइट किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं मेंस क्वालिफाई कर सकता हूँ और मेरा उम्मीद के ना होने के बावजूद मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा मेंस होगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था और मेरी रीडिंग स्किल, मेरी जो न्यूज़पेपर की जो स्किल थी वो मेरी वहाँ पर मेरी काम आई और मेरा सिलेक्शन मेंस में हो गया। इसके बाद मैं इंटरव्यू पहुँचा, लेकिन इंटरव्यू पहुँचने के बाद मैंने सोचा इंटरव्यू तो मैंने बहुत क्वालिफाई किए हैं, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि सीमेंस निकाला है, टीसीएस निकाला है, भाभा निकाला है, तो इस इंटरव्यू को भी मैं क्वालिफाई कर लूँगा। लेकिन इस इंटरव्यू में मुझे मार्क्स दिए गए, 121 मार्क्स मिले और मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई करने से मात्र 7 मार्क्स से सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं कर पाया। बहुत दुख हुई, बहुत निराशा हुई। लोगों ने बोला आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो मैंने उनको बोला नहीं, ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ मेरे साथ, मेरी योग्यता में कमी थी, मेरी एबिलिटी में कमी थी, मेरी इंटरव्यू स्किल में कमी थी। इसलिए फिर मैंने 2014 का फिर से अटैम्प्ट लिखा। 2014 में मैंने प्री क्वालिफाई किया, फिर मैंने मेंस क्वालिफाई किया। मेंस क्वालिफाई करके मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गया। इस बार मैंने इंटरव्यू में बहुत मेहनत की। इंटरव्यू में मेरी जो वीकनेस थी उसको एक पेपर पे लिखा। इंग्लिश मेरी वन ऑफ द वीकनेस थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, उसको मैंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। अपनी जिसे कहना चाहिए एलेबोरेशन स्किल पे मैंने काम किया, आर्टिकुलेशन स्किल पे मैंने काम किया और मेरा इन सब होने के बावजूद मेरा इंटरव्यू मैंने दिया। इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने बहुत अच्छे से की और मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 190 मार्क्स इंटरव्यू में दिए गए और जिसकी वजह से मुझे ऑल इंडिया सर्विस आईपीएस मिली। आईपीएस हो के मैं आज ऑल इंडिया सर्विस में सर्व कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र कैडर में एज एडिशनल एसपी अभी सर्व कर रहा हूँ। तो मेरी जो लाइफ की जर्नी है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिल सकती हैं, जिसको मैं एक शेर में पढ़ना चाहूँगा कि मंजिल उनको ही मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है।
मंजिल उनको ही मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको हौसला रखने की ज़रूरत है, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए, आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो मेहनत करने की आपके अंदर एबिलिटी है, वो फेलियर से उबरने की आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से 2-3 मिथ बहुत अच्छे से ब्रेक होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली मिथ ब्रेक होती है कि सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग मस्ट है। बिलीव मी, मैंने आज तक कोई भी कोचिंग नहीं की सिविल सर्विस के लिए। आईआईटी के लिए मैंने कोचिंग की, बट सिविल सर्विस के लिए मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की। विदाउट एनी कोचिंग मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। बिलीव मी, अगर आपके पास सही गाइडेंस है, आपके पास सही सीनियर्स हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को विदाउट कोचिंग, मैं फिर से कह रहा हूँ, विदाउट कोचिंग आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आप कहीं भी हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से ये बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि विदाउट कोचिंग आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मैंने निकाला है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने इस एग्ज़ाम को निकाला है, तो आप भी इस एग्ज़ाम को विदाउट कोचिंग निकाल सकते हैं। दूसरा जो एक मिथ है कि इस एग्ज़ाम में जो स्टेट बोर्ड के लोग हैं, हिंदी मीडियम के जो लोग हैं, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम के जो लोग हैं, बंगाली मीडियम के जो लोग हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है। मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम, हमारा एक दोस्त है निशान जैन, जिनका एक सेशन था अभी, उन्होंने भी हिंदी मीडियम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। मैंने भी थ्रू आउट हिंदी मीडियम में पढ़ा है। 6 क्लास से मैंने ABCD पढ़ना सीखा है और 12 तक मैंने प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है। और मेरा इस एग्ज़ाम को मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखा, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की, उस पर वर्कआउट किया और मेरा इस सिलेक्शन हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर कोई भी वीकनेस है, कोई भी एक एरिया है जहां आप वीक हैं, तो आप उस एरिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करके इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरी जो मिथ है वो है कि इस एग्ज़ाम में कॉन्वेंट एजुकेटेड अगर आप नहीं हैं, आप एक गांव की पृष्ठभूमि से हैं, इनफैक्ट गांव की अगर आप पृष्ठभूमि से हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा आसानी से होता है इस एग्ज़ाम में। लोग कहते हैं कि अगर आप गांव से हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका स्कूल अच्छा नहीं रहा है, तो आपको शायद इस एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर सही गाइडेंस होना चाहिए और सीखने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। आप सीखते रहेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने किया है, गांव का मैं हूँ, स्टेट बोर्ड में मैं पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, आप भी कर सकते हैं। चौथी मिथ है कि कुछ लोगों में ये हर कम्युनिटी के लोगों में ये एक भावना है कि हम OBC हैं या हम मुस्लिम हैं तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, हम मराठा कम्युनिटी से हैं या फिर हम शेड्यूल कास्ट हैं तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इस एग्ज़ाम में नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड है। किसी भी तरीका का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी मेरी तरफ से कि जो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी मदद कर सकती हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, 2-3 मिनट का वक्त मैं और लूँगा। जो बेसिक स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, अगर ये 3 स्किल्स आपके अंदर नहीं हैं तो शायद आप इस एग्ज़ाम को ना निकाल पाएँ। अगर नहीं है तो आप सीख सकते हैं, ये स्किल आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करना है वो आप अपने सीनियर से थोड़ा सा डिस्कस करिए। 3 स्किल हैं कि रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। अगर आपके अंदर रीडिंग स्किल नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। नहीं है तो आप रीडिंग स्किल इम्प्रूव करिए, आज से ही किताबें पढ़ना शुरू करिए। अगर आप स्कूल में हैं तो नावल पढ़ना शुरू करिए, कॉलेज में हैं तो आप नावल्स, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ना शुरू करिए। अगर आप धीरे धीरे शुरू करेंगे तो आपकी हैबिट बढ़ जाएगी और आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है राइटिंग स्किल। अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल नहीं है, राइटिंग स्किल अगर आपकी वीक है तो आपके अंदर जो भाव हैं, जो आपके अंदर विचार हैं, वो आप पेपर पे नहीं लिख पाएंगे, और पेपर पे नहीं लिख पाएंगे तो आप उसको सही से बता नहीं पाएंगे एग्जामिनर को। तो इसलिए राइटिंग स्किल इम्प्रूव करना ज़रूरी है। राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करेंगे? डेली किसी एक टॉपिक पे आपको 1 पेज लिखना है। अगर आपकी राइटिंग स्किल वीक है तो अपने थॉट को
एक पेज पे डेली आपको लिखना है 5 मिनट या 10 मिनट। ये आप डेली करते जाइए, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आप कॉलेजेस में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट, अगर आप हैं तो आपकी भी स्किल इम्प्रूव हो सकती है इसकी ऐसा करके। डेली आपको एक मजमून पे लिखना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़नी है और आपकी ये स्किल इम्प्रूव होगी। तीसरी स्किल जो है स्पीकिंग स्किल। जिस मीडियम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस मीडियम में आपको बोलना आना चाहिए। आपको अपने भाव को कन्विंसिंग तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो वो स्पीकिंग स्किल है। अगर आप अपने कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, आप कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, आप ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेट करिए, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करिए और अपने कॉलेजेस के अच्छे अच्छे फोरम्स जो रहते हैं, क्लब्स जो रहते हैं, उन क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करिए। एंड में ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी में अगर आप गरीब हैं, आप बैकग्राउंड आपकी अच्छी नहीं है, आपका स्कूल अच्छा नहीं है, आपकी कोई स्किल आपके अंदर नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में आप सफल हो सकते हैं। मैं एक बहुत ही छोटी फैमिली से आकर, बहुत ही छोटे गांव से आकर, एक ऑल इंडिया सर्विस कंट्री का टफेस्ट एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया और ऑल इंडिया सर्विस में मैं आज सर्व कर रहा हूं। मैं पूरे कन्विक्शन के साथ आपको कह रहा हूं कि हमारा देश हिंदुस्तान बहुत ही प्यारा मुल्क है। आप एबल बनिए, अपने अंदर एबिलिटी पैदा करिए, ये देश आपको हर वो चीज़ देगा जो आप चाहते हैं। अपने देश के लिए काम करिए, मेहनत करिए, अपनी फैमिली का नाम रोशन करिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए, अपने एरिया का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। मैं हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियाँ बोलकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिड़ी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट की 4 पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। All the best to all the students who are watching me. I have my Facebook ID, Twitter ID and Instagram ID. Please subscribe those channels where my videos are available. I have given videos on various topics and I wish all the best to the whole An Academy team who are organizing such a wonderful summit. Jai Hind.